हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा विजन फाउंडेशन में। जैसा कि कल हमने आपसे बताया था, कल का जो हमारा क्लास था उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर। ठीक, फर्स्ट चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हम इस चैप्टर में सीखने वाले कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं और विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक, तो इस चैप्टर में क्या क्या है हम शॉर्ट में उसको सीखते देखते हैं। इन दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले, क्या क्या पढ़ने वाले हैं ना, उसके बारे में। तो इसमें पहला हमारा टॉपिक है होगा जो कि किसको लेकर के, वैद्युत आवेश तथा उनके प्रकार, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इन टॉपिक को लेकर होने वाला है। आगे क्या होगा, आवेश की उत्पत्ति, आवेश उत्पन्न कैसे होता है और इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन के बेस पर आवेश को हम कैसे बताते हैं। ठीक, अगला होगा विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और इससे रिलेटेड बीमा हो गया इसका, और चीजें जो भी इससे रिलेटेड होंगे। बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा आएगा स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना के बीच में तुलना, यानी जो स्थिर वैद्युत बल होगा उसकी हम गुरुत्वाकर्षण बल से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। फिर आगे सतत आवेश वितरण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर आगे विद्युत द्विध्रुव, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। तो हमने आपको ये बता दिया यहाँ पर कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे, यानी पहला स्टार्ट कहाँ से हम करने वाले, विद्युत आवेश। ठीक, तो सामान्यतः इसका परिचय लेते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जानते हैं आप सामान्यतः जब हम भिन्न भिन्न परावैद्युत अथवा विद्युत रोधी पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, तो इन पदार्थों में हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मार्कर, अगर इसको अपने बाल में ऐसे से घसीटे यानी रगड़े, घर्षण कराए, अगर इसको हम कागज छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाएंगे तो क्या करेगा, उस टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है। उदाहरण के लिए जैसे कांच की किसी छड़ को सिल्क या रेशमी कपड़े की कतरन से रगड़ने पर छड़ तथा कपड़े दोनों में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अगर आप जानना चाहो तो इसी गुण को हम नाम देंगे अभी आगे चलकर आवेश। ठीक, शुष्क मौसम में स्वेटर अपना संश्लिष्ट वस्त्रों को शरीर से उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनने अथवा चिंगारियां देखने का अनुभव होगा। मतलब जैसे ठंडी के मौसम में क्या होता है, हम वैसे तो नहाते हुए कई दिन हो जाते हैं, तो क्या होता है ऐसे में जब हम अपने शरीर से क्या करते हैं, स्वेटर या ऊनी वस्त्र को निकालते हैं तो शरीर से चिट चिट करने की आवाज आती है, और जो हमारे छोटे छोटे रोए होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, मतलब बोले तो आकर्षित होने लगते हैं उसकी तरफ। यानी यहाँ पर भी जानना इंटरेस्टिंग होगा कि होता क्या है। ठीक, अक्सर ये सब घटनाएं घटती है ना डेली लाइफ में। एक्चुअली जानते हो आप फिजिक्स है क्या, फिजिक्स स्टडी ऑफ नेचर या प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। अगला, जैसे जब हम सूखे बालों में कंघा करते हैं, कंघा बोले तो यहाँ पर कंघी भी कह सकते हो, कंघा कंघी एक ही चीज होता है। जैसे जब अपने बाल को हम संवारते कंघी से तो क्या होता है ऐसे में, तो कंघे में कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यह गुण बालों में भी आ जाता है, ऐसा नहीं केवल कंघे में ही आता है, जो बाल होते हैं उसके अंदर भी गुण आ जाता है। कौन सा गुण, जैसे हम बाल संवारते हैं तो संवारते समय क्या होता है, घर्षण होता है, घर्षण के दौरान क्या होता है, या तो कंघे के इलेक्ट्रॉन बाल में चले जाते हैं या बाल के इलेक्ट्रॉन कंघे में आ जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, दोनों में एक गुण आ जाता है। एक गुण क्या करता है, किसी छोटे वस्तु को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। ठीक, जैसे एबोनाइट की किसी छड़ को ऊनी कपड़ों से रगड़ने पर इन दोनों में भी यह गुण आ जाता है। कौन सा गुण, हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का। मतलब ये सब प्रैक्टिकली ऐसे करके देखा गया, अभी हमने नाम नहीं दिया इस गुण को क्या कहने वाले। अतः अनेक ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे लिए कौतूहल तथा रुचि का विषय है। कौतूहल का मतलब होता है जानने की इच्छा, और इसके बाद रुचि मतलब क्या होता है,
उसमें इंटरेस्ट है हमारा, मतलब उसको जानना चाहते हैं। पता है साइंस एक वर्ड से आगे चलती है, वो है जिज्ञासा, यानी जानने की इच्छा। जैसे हमने मार्कर को ऊपर फेंका, नीचे क्यों आ रहा है, तो आप छोटे सॉरी इससे पहले वाले क्लास 11 में आपने सीखा होगा, यहाँ पर पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, और इस आकर्षण बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमें जानने की इच्छा हुई कि नहीं हुई, यानी जानने की इच्छा की क्या कहते हैं, जिज्ञासा, और ये हमारा क्या होता है, साइंस होता है। ठीक, और अतः ऐसी अन्य घटनाएं होती हैं जो हमारे लिए कौतूहल का तथा रुचि का विषय रही हैं। इन सभी घटनाओं का मूल कारण वैद्युत है, जिसकी चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। मतलब कि जितने भी अभी तक हमने एग्जाम्पल लिए, इन सभी घटनाओं का मूल कारण क्या है, वैद्युत यानी इलेक्ट्रिक है, जिसका अध्ययन हम क्या करने वाले इस चैप्टर में आराम से करने वाले हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से स्थिर वैद्युतिकी से, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो स्थिर का मतलब क्या होता है, स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। क्या होता है, रुका हुआ। ठीक, जैसे हम पढ़ते हैं ना मोशन, मोशन किसे कहते हैं, चेंज इन पोजीशन, इट्स कॉल्ड मोशन। आता है कि नहीं आता है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स कॉल्ड मोशन, यानी समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। और एक अवस्था आती है जब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, तो उसे कहते हैं विराम अवस्था, यानी स्थिर अवस्था कह दो आप। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या है, हम बोल सकते हैं स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की वह शाखा है, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश एवं उसके गुणों के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं। गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यानी भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश बोले तो आवेश रेस्ट पर होगा, गति नहीं करेगा, स्थिर आवेश और उसके गुणों के बारे में क्या करने वाले, अध्ययन करने वाले। भौतिकी की शाखा क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। यानी स्थिर वैद्युतिकी मतलब क्या समझ में है, स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के गुण के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक, अगर आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हमारा अगला टॉपिक आता है कि वैद्युत आवेश क्या है। देखो चैप्टर का नाम भी यही था, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हम अपने अब धीरे धीरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है कि वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या लिखा है, किसी पार्टिकल, पार्टिकल बोले तो कण, यानी पार्टिकल मींस यहाँ पर क्या है, कण, किसी पार्टिकल यानी कण की ऐसी किसी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बोले तो गुणधर्म या गुण कह लो आप, जिसके कारण वह अदर चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल बोले तो आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल को इंटरैक्ट करती है या करता है। इंटरैक्ट मतलब होता है आकर्षित या प्रतिकर्षित करना, इसी गुण को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो एक्चुअली में आप समझ पा रहे हो आवेश क्या है, गुण है। क्या है, गुण है। किसका, किसी भी वस्तु का, किसी ऐसी वस्तु का गुण जो क्या करता है, दूसरे चार्ज पार्टिकल को यानी दूसरे आवेशित वस्तु को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। इस गुण को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। यानी एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू विच इट इंटरैक्ट्स विथ अदर चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड चार्ज। मतलब कि हम यहां से ये कह सकते हैं शॉर्ट में कि आवेश किसी पदार्थ क्या हो सकता है, गुण हो सकते हैं। ठीक, अगर हम आगे बात करें इसको दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश। यानी हम विद्युत आवेश की परिभाषा दूसरे तरीके से कैसे दे सकते हैं कि पदार्थ का वह गुण जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और कमी कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो क्या आपको पता होगा कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, परमाणु। परमाणु मतलब समझ रहे हो, परमाणु, परमाणु का मतलब होता है परमाणु, परमाणु मतलब सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण, उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु। परमाणु के अंदर छोटा सा धनावेशित भाग पाया जाता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस यानी नाभिक। उसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
और उसके अंदर अन्य कक्षाएं होती है परमाणु के अंदर, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, ये हमारे परमाणु के मूल कण है। और परमाणु के मूल कण में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है वो नाभिक में पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। तो किसी पदार्थ को आवेशित करने में किसकी अहम भूमिका होती है, इलेक्ट्रॉनों की। कारण क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कम बल लगता है प्रोटॉन के अपेक्षा, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में होता है और नाभिक में लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं, जो कि सबसे तगड़ा फोर्स होता है, यानी प्रबल नाभिकीय बल से बंधे होते हैं। इसलिए पदार्थों को आवेशित करने में किसकी भूमिका होती है, इलेक्ट्रॉनों को। भी कौन से इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन किससे कह सकते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो क्या होते हैं, जैसे अनेक कक्षाएं होती है, जो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, क्योंकि उन पर नाभिक द्वारा कम बल लगाया जाता है। तो हम एक दूसरे तरीके से आवेश को परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता कारण उत्पन्न होता है, इस गुण को क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, आगे अगर हम बात करें नोट पॉइंट में, हाँ देखो अभी हमने चर्चा की ना कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण, यानी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। ठीक, यहाँ पर ये लिखा है, किसी भी बॉडी पर चार्ज इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण आता है। स्थानांतरण मतलब समझ रहे हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, बस यही होता है। तो किसी भी वस्तु को अगर आवेशित करना था, हमें क्या करना चाहिए, उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या करा देना चाहिए, स्थानांतरण। वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन, बार बार याद रखना, मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो। तो क्या लिखा है, द चार्ज ऑन एनी बॉडी कम्स ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी किसी पदार्थ पर आवेश कैसे उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करा के। ठीक, अगर आगे हम बात करें, हाँ देखो अच्छा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो इज लेस देन प्रोटॉन की संख्या। मीनिंग क्या समझ सकते हैं यहाँ पर, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, सोचो आप दिमाग लगाओ कि एक परमाणु है, आपको पता होगा कि परमाणु के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, यानी एक परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। और इस अवस्था में परमाणु विद्युत उदासीन होता है। और हम अभी अभी क्या सीखे कि परमाणु को निकालना, मतलब परमाणु से प्रोटॉन को निकालना मुश्किल है। कारण क्या है, क्योंकि प्रोटॉन प्रबल नाभिकीय बल से बंधा होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के बाहर होते हैं, जो कि इस बल का अनुभव नहीं कर पाते। अतः हम इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से मतलब इतने भी आसानी से नहीं निकाल सकते, बट उनको थोड़ा सा एनर्जी दिया जाए तो अपनी कक्षा छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर हम प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते, न तो दे सकते न तो ले सकते, तो यहाँ पर किसकी संख्या चेंज कर सकते, केवल इलेक्ट्रॉन की। तब इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम घटाते हैं तो क्या समझ में आता है, प्रोटॉन संख्या उनकी अपेक्षा बढ़ जाएगी। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक कक्षा में 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं। हमने बोला लड़कियों की संख्या कांस्टेंट, मतलब वो तो न तो बढ़ेगी न तो घटेंगी। अगर उस कक्षा से अगर 2 लड़के बाहर चले गए, हम क्या कहने वाले, कक्षा में 2 लड़कियों की संख्या ज्यादा है। अभी हमने एग्जांपल क्या दिया था, लड़कियों को समझ लो प्रोटॉन और लड़कों को समझ लो इलेक्ट्रॉन। भाई लड़के मनबड़ू होते हैं, ये घूमते रहते हैं, लड़कियां क्या उन पर थोड़ा सा दबाव रहता है, ये प्रोटॉन की तरह कार्य कर सकती हैं। तो लड़कियों की संख्या स्थिर होगी, लेकिन लड़कों की संख्या बढ़ सकती घट सकती है। अगर 2 लड़के बाहर गए तो हम कह सकते हैं 2 लड़कियों की संख्या अधिक है। तो बोले तो पूरे क्लास में किसकी संख्या अधिक है, बोले किसका प्रभाव दिखेगा, लड़कियों का। अब समझो इसको रिलेट कर लो परमाणु से। अगर एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रही है तो प्रोटॉन संख्या बढ़ गई उसके तुलना में। अब बताओ प्रोटॉन कैसा चार्ज रखता है, प्लस, यानी उस पदार्थ पे कैसा आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कैसे आए, थोड़ा सा ध्यान दो, पॉजिटिव चार्ज कैसे आए, जस्ट हमने इलेक्ट्रॉन की कमी कराई, तो इलेक्ट्रॉन की कमी कारण कौन सा आवेश आएगा, गुड, कौन सा, बता दो बता दो, भाई मेरा भाई। हाँ यही जो सोच रहे हो, यानी प्लस आवेश आता है। देखो लिखा भी है धनावेशित। यानी हमने क्या सीखा, यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा दी जाए, कम कर दी जाए, उस पदार्थ पर कैसा आवेश आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक, अगला इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या इज ग्रेटर देन टू प्रोटॉन की संख्या। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या की तुलना में बढ़ जाए, अब तो आप सीख गए होंगे यार। अभी हमने उसका उल्टा कर लो, लड़कियों की संख्या बढ़ सकती है घट सकती नहीं, कांस्टेंट। अब लड़कों की संख्या बढ़ गई पहले की अपेक्षा, नहीं 10 लड़के 10 लड़कियां नहीं, अब लड़कों की संख्या 12 होगी। तो लड़कों की संख्या पहले की अपेक्षा 2 बढ़ गई। हमने लड़कों को क्या नाम दिया था, न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले से 2 बढ़ चुकी है, तो हम कह सकते हैं ना पूरे पदार्थ पर कैसा आवेश आएगा, कैसा आएगा, हाँ ऋण आवेश। तो ऋण आवेश कब आ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन की हम क्या करा रहे हैं, अधिकता करा रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता कारण कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश आता है।
वहीं पर अगर हम बात कर ले, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अभी हमने आपको बताया था परमाणु विद्युत उदासीन होता कब, जब उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इस अवस्था को हम कहते हैं न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। आई होप आपको समझ में इतना आ गया होगा। यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम कर दी जाए तो उस पदार्थ पर कैसा आवेश आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, धनावेश हो जाता है। अगर उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दी जाए तो उस पर कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर कर दी जाए तो उस पर कैसा आवेश आएगा, तो विद्युत उदासीन होता है। ठीक, आगे अगर हम बढ़ते हैं, आगे चर्चा करें। हाँ, यहाँ समझ सकते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक हमारे पास कोई परमाणु है, अगर इसमें काउंट करो तो देखो पॉजिटिव चार्ज की संख्या कितना 1 2 3 4 5, लेकिन वहीं पर ऋण आवेश देखे तो 1 2 3। तो बताओ किसकी संख्या ज्यादा दिख रही है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिख रहे हैं। तो इस पदार्थ पर कैसा आवेश आएगा, पॉजिटिव चार्ज बोले तो, पॉजिटिव चार्ज बोले तो धनावेश। ठीक, अब इसमें उल्टा उसका, यहाँ पर क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4, लेकिन नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4। थोड़ा सा हाँ सही है यहाँ पर, मतलब जितने यहाँ पर धन आवेश उतने क्या है, ऋण आवेश है। अतः अभी हमने सीखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो पदार्थ कैसा हो जाता है, न्यूट्रल यानी उदासीन हो जाता है। अतः उस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होगा। अगर वहीं पर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज हमने क्या सीखा था, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या होती, अधिक होती है। तो यहाँ पर आप काउंट करो तो धन आवेश हमारे पास 3 थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर ऋण आवेश की संख्या ज्यादा है। अतः पदार्थ पे कैसा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक, अगर आगे हम बात करें तो आगे हम बात कर सकते आवेशों के प्रकार को लेकर, यानी टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक, टाइप्स ऑफ चार्ज क्या हो सकता है, यहाँ पर लिख सकते आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ चार्ज। तभी हमने सीखा आवेश कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से, धन आवेश और ऋण आवेश। तो पहला आपका आ जाएगा धन आवेश, जिसे हम क्या कहते हैं, POSI पॉजिटिव चार्ज। दूसरा आपका क्या होगा, ऋण आवेश यानी निगेटिव चार्ज। देखो अभी हमने क्या सीखा था, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी, गुड, इलेक्ट्रॉन की कमी यानी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या कमी करा दी जाए तो उस पर कैसा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा। अगर वहीं पर हम बात करें ऋण आवेश की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दी जाए तो उस पर कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। अब एक चीज ध्यान देना, छोटी सी पॉइंट लेकिन छोटे, वही ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो छोटी छोटी पॉइंट से बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं। हमें छोटी बातों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं ध्यान देना इधर, कौन सा छोटी बात पे। तो अभी हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो धन आवेश आएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रही, सोच के देखो, एक परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या है, नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया कौन, इलेक्ट्रॉन, किसको छोड़ के, परमाणु को छोड़ के, तो जाहिर सी बात है यार, अगर कोई किसी को छोड़ के जाता है तो थोड़ा सा कुछ तो प्रभाव पड़ता है। तो बस यही है भाई, प्रभाव तो पड़ा तभी धन आवेश आया। अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, यानी द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम यानी केजी। तब सोचो, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लिख सकते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतना द्रव्यमान लेकर जाएगा कि नहीं लेकर जाएगा, सोचो 10 इलेक्ट्रॉन गए तब। वैसे देखा जाए तो ये मास बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी तो द्रव्यमान है कि नहीं है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इतना द्रव्यमान, अगर 10 गए तो इसी का 10 गुना जाएंगे, 50 गए तो 50 गुना। कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं, सब सही है। सही क्या है कि अगर परमाणु से इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी, द्रव्यमान घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, धन आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और उसके बाद परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, सही से बताना, परमाणु द्रव्यमान में क्या आएगी, हाँ कमी आएगी।
क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा था, कुछ तो द्रव्यमान गया, तो कुछ द्रव्यमान गया, तो जो परमाणु द्रव्यमान रहेगा पहले की अपेक्षा क्या होगा, कम हो जाएगा। आगे बात बताएं, बता दें। देखो अगर इसकी बात कर ले जिस पे जाके इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा है, मतलब अगर यहां पर हम बात करें जिस पे जाके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, तो भाई जमा हो रहा है तो सोचो जैसे आप बैंक में जा रहे हो, पैसे जमा करो तो बढ़ रहा है घट रहा है, क्योंकि सर बैंक वाले तो लूट लेते हैं। हाँ ये फिजिक्स है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं होता है, सब सही है। देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या अधिक हो रही है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने मतलब जाके इकट्ठा हो रहा है, तो भाई ये द्रव्यमान कहीं से निकल कहीं पर जाके जमा होगा। ऐसे बताना, अगर 10 दिन ना नहाए तो मैल जम जाती है ना, द्रव्यमान बढ़ जाता है। हाँ द्रव्यमान बढ़ाने के लिए नहाते नहीं, गड़बड़। यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर जाके बढ़ रही तो हम कह सकते हैं द्रव्यमान में क्या आ जाएगी, यानी परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, परमाणु द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, द्रव्यमान में क्या होगा, अधिक हो जाएगा, यानी पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, अधिक, यानी बढ़ जाता है। ठीक, तो छोटी छोटी पॉइंट है, ध्यान देना इस पे। अगर हम आगे चर्चा करें, खैर देख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो भाई आप ले सकते हो, खैर पहले से बता देना चाहिए था, इसलिए कहते कमेंट करते रहो, कोई डाउट होता है तो। आ जाओ, बड़ी सुंदर सी टॉपिक है, ठीक ध्यान देना। टॉपिक क्या है, आवेश का मात्रक व बीमा। इधर भी बीमा होता है क्या, हाँ 11th में नहीं पढ़ा क्या, नहीं सर, चलो देखो यहाँ पर सब सीखेंगे, ध्यान से देखना। आवेश का मात्रक एवं बीमा, मात्रक का मतलब क्या समझते हो, उसको किसमें मापा जाता है, 10वीं में पढ़ा था आपने क्या, आवेश का मात्रक कूलम। ध्यान से देखना एकदम आराम से, क्या आवेश का मात्रक क्या, एकदम आराम से कूलम, क्या होता है, कूलम। तो हम जानते हैं कि आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, धारा, क्या कहते हैं, धारा। अगर नहीं जानते तो जान जाओ, आवेश प्रवाह की समय दर को धारा। हमें किसका मात्रक चाहिए, आवेश को। आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। क्यू बराबर क्या होता है भाई, अभी आगे हमने सिखाया था, क्यू बराबर होता है एन इंटू ई, नहीं सिखाया था क्या, ना, चलो अभी सिखा देंगे। तो यहां से अगर निकाले तो क्यू बराबर क्या बनेगा, टी का इधर भाग इधर जाएगा तो गुणा, तो आई इंटू टी बन जाएगा। अब हम जानते हैं कि धारा कैसी राशि, मूल राशि, मूल राशि के मात्रक और बीमा तो याद ही होना चाहिए। ठीक, तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। क्या बन जाएगा, एम्पियर इंटू सेकंड, या तो इसी को हम कह सकते हैं क्या, इस पूरे को इसी जगह हम क्या लिखते हैं, कूलम, क्या लिखते हैं, कूलम। तो आवेश का मात्रक क्या बन जाता है, कूलम, या तो एम्पियर इंटू सेकेंड। एक कौन सा मात्रक है, SI मात्रक है, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया। अगर हम वहीं पर बात करें बीमा की, देखो बीमा निकालना बड़ा ही आसान है, अगर कहो तो आप हम इसके लिए कमेंट करके बताना, अगर नहीं आता तो हम अलग से इसके लिए क्लास ले लेंगे जिसमें हम आपको किसी भी भौतिक राशि का बीमा निकालना सीख लेंगे। लेकिन ध्यान देना 12th की फिजिक्स में हर एक चैप्टर में एक चैप्टर आएगा उसका नाम है वेक्टर, और एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है बीमा। नहीं ना पढ़ोगे बीमा तो करोगे वही माँ, इसलिए सीख लो क्या, बीमा। ध्यान से देखना, सिखा रहे आराम से। हमें किसका बीमा निकालना, आवेश का। तो आवेश का बीमा निकालना तो इसका पहले फार्मूला लिखो, क्यू बराबर आई इंटू टी। देखो दो तरीके होते हैं बीमा निकालने के, या तो उसके फार्मूले लिख दो या तो उसके मात्रक लिख दो। ठीक, तो चलो आओ करते। तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। खैर बीमा लिखना है तो बीमा लिखो, धारा की बीमा क्या होती है, ए, समय बीमा क्या होती है, टी। तो आवेश की बीमा क्या बन जाएगा, ए टी। ए है आवेश की क्या, बीमा, और ए क्या है आपका, ए क्या है आपका, मात्रक। तो आवेश का मात्रक क्या, कूलम, या तो एम्पियर इंटू सेकेंड, और बीमा क्या बन जाएगी, ए इंटू टी। ए क्या है, धारा बीमा, टी क्या है, समय बीमा। ठीक, आगे हम बात करें, देखो यहां पर लिखा है सीजीएस पद्धति में, सीजीएस जैसे हमारे पास अलग अलग मापन की पद्धतियां होती है, आपने 11th में सीखा होगा। तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम। इसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं। ये सब को नोट पॉइंट में कर लेना चाहिए, आपको नोट में कर लेना इसे। यानी आवेश का छोटा मात्रक बोले सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम, या इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन भी कहते हैं। और सबसे बड़ा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है, फैराडे। और एक फैराडे बराबर क्या होता है, 96,500 कूलम, यानी 96,500 कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है, SI यूनिट, कूलम। ठीक, तो एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। तो आवेश के सीजीएस पद्धति मात्रक स्टेट कूलम, सबसे बड़ा यूनिट आवेश का फैराडे। एक फैराडे बराबर कितना, जैसे नहीं पढ़ते 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, जस्ट उसी प्रकार एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। ठीक,
और आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। कौन सा होता है? फ्रैंकलिन। और फ्रैंकलिन को हम क्या कह सकते हैं? स्टेट कूलाम भी कह सकते हैं। ठीक, आगे सीख लो। एक फैराडे बराबर, अभी हमने बताया 96,500 कूलाम, और एक कूलाम बराबर 3 गुना 10 घात पे 9 स्टेट कूलाम। भाई क्वेश्चन हो सकता है कि हमने सबसे छोटा यूनिट क्या सीखा? फ्रैंकलिन या स्टेट कूलाम। सबसे बड़ा मात्रक क्या सीखा? फैराडे। तब चेंज करने के लिए आ सकता है कि भाई फ्रैंकलिन सॉरी एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम। चलो जी आ गया। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ कूलाम। कहोगे सर कैसे याद करें? भाई देखो, आपने एक चीज से याद किया होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुना 10 घात पे 8 मीटर पर सेकेंड। सेम उसी प्रकार बस पावर एक तो बढ़ा देना है। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻, क्या भाई बड़े हो गए ना, थोड़ा सा बड़े हो गए तो घात एक तो बढ़ जाएगी, 9 कर देना बस। आएगा कि नहीं है? हाँ, स्टेट कूलाम। इतना क्या आ जाएगा? स्टेट कूलाम। ठीक, याद रहेगा कि नहीं? बताओ, आवेश का सबसे छोटा मात्रक स्टेट कूलाम, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। एक फैराडे बराबर कितने कूलाम? 96,500। और एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम? हाँ बता दो। हाँ, 3 × 10 घात पे 9 स्टेट कूलाम। ठीक, अगर आगे हम बढ़े, हाँ अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगर क्वेश्चन, हाँ अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जो भी अभी तक हमने टॉपिक कर रखा है इस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना। ओके।